नमस्कार दोस्तों। कई बार ये देखने में आता है कि जो पति पत्नी के बीच विवाद हद से ज़्यादा बढ़ चुका है और कोर्ट कचहरी काफ़ी हो चुकी है और कई केसों का एक दूसरे पर लांछन लगाया जा चुका है और कहीं ना कहीं स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि अब ना तो पति को पत्नी के साथ रहना है और ना पत्नी को पति के साथ रहना है। अब ऐसी स्थिति में समस्या कहाँ क्रिएट होती है कि दोनों एक दूसरे से तलाक तो लेना चाहते हैं पर अपनी शर्तों पे। कोई भी किसी को कुछ देना नहीं चाहता। लड़की पक्ष कहता है हमने इतना पैसा दिया था, हमें वापस चाहिए। लड़का पक्ष कहता है कि हमने इतने जेवर चढ़ाए थे, जेवर लेके गई है ये, हमें जेवर वापस चाहिए। ऐसी परिस्थिति में उनका कुछ होता नहीं है और केस चलते रहते हैं और 10-15 साल निकलने के बाद ये देखने में आता है कि कोर्ट के ऑर्डर पे जो मेंटेनेंस तय हुआ था उसकी रकम ही इतनी हो चुकी है जितने लड़के के जेवर थे, जो उसकी पहले दिन डिमांड थी कि मेरा इतना जेवर वापस कर दे तो मैं तलाक दे के ख़त्म करूँगा बात को। तो 10 साल बाद ही यही करना है तो 10 साल पहले क्यों नहीं? अगर आपको लगता है आपने सारे प्रयास कर लिए और सारे प्रयास विफल हो गए हैं, अब आपका साथ रहना संभव है ही नहीं, तो डाइवोर्स लेने में कोई बुराई नहीं है। डाइवोर्स लेके आप अपना और अपनी सामने वाले पक्ष का दोनों का जीवन बचाएंगे। अब आप कहोगे कि साहब मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं डाइवोर्स क्यों दूं, मैं ऐसे पैसे क्यों दूं? भारतीय कानून व्यवस्था है, पत्नी के जीवन का भरण पोषण खर्चा आपको देना ही होगा, आप उससे इनकार नहीं कर सकते। तो जब अब ये तय है कि आपको अपनी पत्नी को उसका भरण पोषण खर्चा देना ही पड़ेगा, तो वो एक मुश्त देके तलाक देना क्यों नहीं चाहते आप एक बेसिक कैलकुलेशन क्यों नहीं करते हैं? आप एक प्राइवेट जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, किसी बड़े फर्म में हैं, आपकी कोई दुकान है, कोई कारोबार है, आप कोई गवर्नमेंट जॉब में है। आपकी जो सैलरी है, आपकी जो इनकम है, उसका 1/3 आपकी पत्नी ले जाएगी और कोर्ट उसे दिलाएगा। आप ये कह के नहीं बच सकते कि आपकी पत्नी जो प्राइवेट जॉब करती है, कमाती है, ऐसा करती है, वैसा करती है। जितना पैसा वो कमाती है पहले तो आपको वो कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा कि इतनी उसकी इनकम है और ये प्रूफ करने में कई साल लग जाएंगे। तब तक इंटरिम मेंटेनेंस आपको इसे पे करना है। मेंटेनेंस की रकम अगर आप ध्यान दें, ज़्यादातर केसों में ये देखने में आता है कि जो कोर्ट मेंटेनेंस करता है शुरुआत में तो इंटरिम मेंटेनेंस के नाम पे कुछ कम से कम रकम होती है, वो की जाती है। मेरे एक केस में एक क्लाइंट मेरे पास 2014 में आया था, तब उसकी नई नई शादी हुई थी और लड़की अपने ससुराल से अपने मायके प्रेग्नेंट स्थिति में आई थी और यहाँ पर आके उसने बच्चे को जन्म दिया। अब बच्चे के जन्म के बाद जो उसका हस्बैंड है वो अपने बेटे को देखने ही नहीं आया। इस बात का उस वाइफ पे बड़ा गहरा असर पड़ा कि मेरा पति किस तरह का है कि उसका बच्चा हुआ है वो देखने भी नहीं आया है। अब जब देखा उसने कि 4-6 महीने बीत गए हैं और समाज के रूप से भी बात करने पे कोई बात नहीं बन रही है, तो उसने एक 125 का केस लगाया। अब आप उसकी अच्छाई देखिए, उसने 498 नहीं लगाया क्योंकि ऐसा कोई केस था ही नहीं, बड़ी ईमानदार फैमिली थी। अब 125 का केस लगाया। कोई लड़का एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था जहाँ पे उसकी करीबन सैलरी 35-40 हज़ार रुपये थी, जैसा लड़की को जानकारी में था। उसने वही बताया कि इतनी सैलरी है उनकी और ऐसी जॉब करते हैं। अब सैलरी प्रूफ हो गई थी कोर्ट के अंदर। कोर्ट ने इंटरिम मेंटेनेंस के तौर पे 8,000 रुपये देना तय किया। लड़के को लगा यार 8,000 बहुत ज़्यादा रकम हो गई, मैं तो उसे बिल्कुल नहीं दूंगा। अब उसे लगा कि हमारे वकील साहब ने बहुत ज़्यादा पैसा करवा दिया इसके अंदर, वकील साहब मैं बदल लेता हूँ। उसने दूसरे वकील साहब एक किए। अब समस्या ये थी कि उसे वकीलों पर विश्वास नहीं था और एक के बाद एक वकील बदलता गया। अपने केस में उसने 5 वकील किए,
2014 में 125 का केस फाइल किया गया था, वो जाके अभी 2023 में डिसाइड हुआ। और कोर्ट ने अब क्योंकि वो बच्चा भी करीब 10 साल का होने को आ गया, फाइनल ऑर्डर डिसाइड किया और ये तय किया कि इनके खर्चे और बढ़ी हुई महंगाई को देखते हुए बच्चे के लिए 8,000 और माँ के लिए 10,000 रुपये मंथली मेंटेनेंस देना पर्याप्त होगा। और ये मेंटेनेंस राशि इन टोटल 18,000 रुपये आवेदन दिनांक से दिए जाएंगे। मित्रों, अब यहाँ हुआ क्या, 2014 में आवेदन लगाया गया था, 8,000 रुपये वो पे करना था, उससे ही 10,000 रुपये वहाँ से काउंट कीजिए। तो इन 10 सालों में आते आते 1,20,000 रुपये सालाना के हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं। अब जाके करीब 12 लाख रुपए का ऊपर का लेन देन हो गया। अब उसको ये पे करना है। लड़की जब शुरू में केस लगाया था तब समाज के लोगों ने कहा था कि लड़की को एक अमाउंट दे दो, बात ख़त्म करो। उस समय अमाउंट जो था, क्योंकि मैं उस पक्ष में वकील था लड़की की तरफ से, मुझे याद है उसने केवल ये बोला था कि मैंने अपनी बेटी की शादी में, लड़की के बाप ने ऐसा कहा था, 9-10 लाख रुपए खर्च किए हैं, अब मैं और कुछ नहीं मांगता, आप उतना ही दे दीजिए, बात ख़त्म करते हैं। तब लड़के ने कहा मैं नहीं दूंगा 1 रुपया भी आपको। आज 10-12 साल बाद 12 लाख रुपए कोर्ट के ऑर्डर से उसको देने हैं। डाइवोर्स अभी भी नहीं हो रहा, दोनों की ज़िंदगी के 10 साल खराब हो चुके हैं। अब क्योंकि लड़की 4 वकीलों के संपर्क में आई तो एक अमाउंट भी उसके माइंड में बता दिया गया कि जब कोर्ट इतना ऑर्डर कर सकता है तो आपको तो अभी मेंटेनेंस की अच्छी खासी रकम मिलने वाली है। लड़का जो 35-40,000 सैलरी प्राप्त करता था, आज के डेट में 1 लाख रुपये सैलरी प्राप्त करता है, तो 18,000 रुपये मेंटेनेंस भी कम है। अभी तो उसको बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन लगेगी और आप मान के चलिए इससे मेंटेनेंस बढ़ेगा। लड़की पढ़ी लिखी पर घरेलू महिला है और ये एविडेंस में आ चुका है। लड़का वेल एजुकेटेड और अच्छी सैलरी प्राप्त कर रहा है, ये रिकॉर्ड पे है, तो मेंटेनेंस तो बढ़ेगा। उस समय 10 लाख में सेटलमेंट हो रहा था, आज 25 लाख में भी नहीं हो रहा। आप समझ सकते हैं गलती कहाँ हो गई। अगर आपकी बात बन रही है तो बनाइए उसको, और नहीं बन रही है तो तलाक लीजिए, जो अमाउंट तय हो रहा है वो दीजिए और केस को क्लोज कीजिए, अपना अपना जीवन अलग जिए। और आपको लगता है अमाउंट ज़्यादा है तो वो बातचीत की जा सकती है। ऐसा कोई विवाद नहीं है जो बातचीत से सुलझाया ना जा सके। तो पहला प्रयास कीजिएगा साथ रहने का, उनका घर बचाने का, और आपको दिख जाए घर बचने की संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं और कोई रास्ता नहीं है तो बैठ के पारिवारिक सहमति से डाइवोर्स लेने के लिए आगे आइए। खर्चा बचेगा, आपका समय बचेगा और दोनों का जीवन भी बच जाएगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।